हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज के ट्रू मीडिया पॉडकास्ट में हम आपको मिलवा रहे हैं जितेंद्र बच्चन साहब से। जितेंद्र बच्चन जी पत्रकारिता में बड़ा ही मुकाम हासिल कर चुके हैं, संपादक हैं, चिंतक हैं, समाज सेवी हैं। जितेंद्र बच्चन जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, आपको भी नमस्कार। जी जी जी, जैसा कि परंपरा है ट्रू मीडिया की, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं कि आपका जो नाम है बहुत ही खूबसूरत है, जितेंद्र बच्चन। ये जो बच्चन शब्द आपने लगाया है, जो बच्चन उपनाम लगाया है, वो किस विषय से जुड़ा हुआ है, हमारे दर्शकों को कृपया बताएं। बच्चन शब्द का जो अर्थ है वो ढेर सारे बच्चे हैं हमारे अवधि में, लड़कन बच्चन क्या हाल चाल है, ऐसा लोग जी जी जी। तो मेरा तो जो वास्तविक नाम है वो ये है कि जितेंद्र प्रताप श्रीवास्तव जी। फिर बच्चन में तकल्लुस रखता था, टाइटल लगा था। जी जी जी, बहुत अच्छे। तो बहुत लंबा नाम था चूंकि, इसलिए इसको छोटा करने के लिए जितेंद्र बच्चन ही रखा। क्या बात है, क्या बात है। आप लोगों को स्वीकार हुआ, इसके लिए हृदय से आभार। आज आपके नाम का जो राज था वो हमारे दर्शकों को पता लगा। बहुत शुभकामनाएं आपको। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सूत्रों से हमें पता चला है कि आप देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में संपादक, उप संपादक, विशेष संपादक या ब्यूरो चीफ आप रहे हैं। तो ये जो आपकी जर्नी है ये काफ़ी पुरानी है। हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान की पत्रकारिता और उस समय की पत्रकारिता में क्या परिवर्तन आया है। बहुत अच्छा सवाल है जी। जब हमने 32 साल पहले पत्रकारिता शुरू की थी जी, उस दौरान ये था कि हम एक मिशन के लिए काम करते थे जी। हम पैसों के लिए काम नहीं करते थे जी। हमारा उद्देश्य होता था कि अगर हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए किसी खबर पे लगे जी तो उसको मुकम्मल कंप्लीट करके ही छोड़ते थे। क्या बात है। इसी तरह से एक उदाहरण के रूप में आप ये मान लीजिए कि अगर हम आज की तारीख में, आज क्या है कि आज कंपटीशन बहुत तेज है जी। उसको मद्देनजर आदमी ये सोचता है कि खबर की गहराई में न जा करके सनसनीखेज बना देते हैं, टीआरपी की ओर ले जाना चाहते हैं, टीआरपी लेना चाहते हैं, या यूँ कह लीजिए कि जल्दी फेमस होना चाहते हैं, चाहे वो समाचार पत्र हो या चैनल हो, जो भी है। तो तब और अब में सबसे बड़ा अंतर दो जो आए हैं वो ये है कि पहले पत्रकारिता जो होती थी वो उसका एक उद्देश्य था, एक मिशन था जी। आज पत्रकारिता पैसे के लिए की जाती है कि अगर हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी या हम इस खबर को सनसनीखेज तरीके से चला करके इसको फेमस कर देंगे तो हमारा मालिक बहुत खुश हो जाएगा और हमें पैसे बढ़ा देगा, इतना पैसा तो मिल ही जाएगा जी। तो जो रोजी रोटी से जोड़ दिया गया ये आज की डेट में है, वो खतरनाक है जी। तब और अब में ये फर्क है कि तब हम मिशन के लिए काम करते थे और आज हम पैसे के लिए काम करते हैं, चाहे वो किसी समाचार पत्र या चैनल के मालिक हों और चाहे वो हमारे पत्रकार साथी हों। उनकी मजबूरी होती है कि वो जब मालिक की तरफ से जो बातें होंगी उसको कहेंगे, उसको बताएंगे, खबर में परोसेंगे, तभी उनको समय से तनख्वाह मिलेगी, वरना उन्हें बाहर कर दिया जाता। तो ये उनकी मजबूरी है जी। ये है तब और आज में फर्क। बच्चन साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। यहाँ एक यकायक एक और प्रश्न बन रहा है कि अक्सर देखा गया है कि सड़कों पर अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो चाहे वो पत्रकार हो या आम लोग हों, उस घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने की जगह वो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी में लीन रहते हैं। कभी कभी ऐसे भी हादसे हो जाते हैं कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बनाने के समय में उस घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो कि ये गलत है। मनुष्य का प्रथम दायित्व बनता है कि उस घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उसकी प्राइमरी उसकी जो ट्रीटमेंट है वो हो सके। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे। समाज में एक देखा जा रहा है संवेदनहीनता जी। व्यक्ति जो है वो संवेदनहीन होता जा रहा है। सबसे पहले हमें ये चाहिए कि जो व्यक्ति को चोट लगी है, जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, हम उसको अस्पताल तक कितनी जल्दी पहुंचाएं। बिल्कुल। आज क्या है, जो सोशल मीडिया के एक फेमस होने का जबरदस्त तरीका लोगों ने निकाल लिया है या देख लिया है, तो आदमी सोचता है सबसे पहले वीडियो बनाओ और उसको अभी तुरंत रिलीज कर दो और हम उसमें चमक जाएंगे। तो ये जो चकाचौंध वाली स्थिति है, इसको अगर हटा दें तो फिर वो संवेदनशील हो जाएगा। फिर उसको सबसे पहले वो अस्पताल ले जाएगा या पुलिस को बुलाएगा या एम्बुलेंस को बुलाएगा। तो हमारी जो संवेदनहीनता है इसको ख़त्म करना चाहिए, और ये तभी ख़त्म हो सकती है जब हम समाज में इसके लिए दबाव बनाएंगे, इस पे जागरूक करेंगे लोगों को, उनको बताएंगे कि जान पहले है, फेमस होना बाद में।
वाकई वाकई बिल्कुल। कोई व्यक्ति घायल पड़ा है तो उसको सबसे पहले हमें उसकी जांच ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल ले जाएं ताकि वो व्यक्ति बच सके। वीडियो या रील तो बाद में भी बनाई जा सकती है। जैसा कि हमें पता लगा और आपने बताया कि आप पिछले 3 दशक से ज़्यादा पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा संस्मरण बताएं जो आपके दिल को छुआ हो या आपको अच्छा ना लगा हो। कोई संस्करण हमारे दर्शकों को साझा करें। 32 साल के इस यात्रा में पत्रकारिता में तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक संस्करण पे जिसमें हमारा जो याद आता है जी बहुत ज़बरदस्त है हमारे लिए जी, और आप जब सुनेंगे तो आपके लिए भी कहीं न कहीं मुझे आप स्वीकार करेंगे। क्या बात है, जरूर। मध्य प्रदेश में एक जिला है शहडोल जी, ये 2007 की बात है। एक तांत्रिक ने शिव प्रकाश अग्रवाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी जी। उस केस का खुलासा करने के लिए हमें ये मिशन दिया गया और कहा गया कि इस पे जैसे भी हो, पुलिस उसमें लिपापोती कर रही थी चूंकि दूसरी पार्टी थी, ढंग से उसको ख़त्म करना चाहती थी और मामले को रफा दफा कर दिया जा रहा था जी। घटना के 1 साल बाद उस पे हमने काम किया और शिव प्रकाश अग्रवाल का जो हत्यारा था उस तांत्रिक का नाम है शिवचरण लाल, वाह, और वहीं का था। और हमारी रिपोर्ट पे सच्ची दुनिया उन दिनों मैगजीन निकलती थी, उस रिपोर्ट के आधार पे अदालत ने उस मामले को दोबारा से शुरू कराया और बाद में उस तांत्रिक को जब मुकदमा खत्म हुआ उस दौरान बहुत सारा चलता रहा, उसके बाद उस तांत्रिक को आजीवन कारावास की सजा हुई। ये मैं अपने प्रभु से कहता हूं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है जिसकी वजह से वो तांत्रिक को सजा मिल सकी और अग्रवाल परिवार को न्याय दिला सका। एक ये हमारे लिए बहुत बड़ी स्टोरी है, घटना है, जो भी कहिए आप। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे संस्मरण आपके पास अनेकों हैं जी, लेकिन समय का अभाव है। हमने एक संस्मरण आपका सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत काम किया आपने उस संस्मरण में। बहुत बधाई, साधुवाद आपको, धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आजकल वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है, आजकल के जो युवा हैं वो कैरियर बनाने में लगे हुए हैं। उस कैरियर की वजह से वो ना तो अपने वैवाहिक जीवन को पनपा रहे हैं या जोड़ पा रहे हैं, ना ही वो अपने माता पिता या अभिभावकों से जुड़ पा रहे हैं। सिर्फ उनका जो टारगेट है कैरियर है, लेकिन कैरियर के साथ साथ में पारिवारिक जीवन जिसके लिए कैरियर बनाया जाता है उस विषय से बहुत दूर हैं। इस विषय पर हमारे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? जी जी, आज का जो युवा है, आपने ठीक कहा कि सबसे पहले वो कैरियर देखता है जी, और कैरियर बनाने के चक्कर में परिवार से दूर होता चला जाता है, घर से दूर होता जाता है, अपने जन्मभूमि से दूर होता जाता है जी। बहुत ही कष्टदायक स्थिति है। ये जो युवा हैं हमारे, इसके पीछे 2-3 कारण और हैं जी। मुख्य कारण तो यह है कि उनको ये लालसा होती है कि हम कितनी जल्दी IAS बन जाए, PCS बन जाए, या जिस विधा में वो जा रहे हैं, जो भी कैरियर बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में, मशीनरी के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी बना रहे हैं आप जी, आप उसको आगे तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसके पीछे जो हमारे स्तंभ खड़े थे, माता पिता, परिवार, घर, वो छूटता जा रहा है जी। और उस छूटने का मुख्य कारण है पैसा जी। पैसा कितनी जल्दी हमारे पास आ जाए और हम करोड़पति बन जाए, लखपति बन जाए, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, इसके लिए आदमी सोचता है कि बेहतर से बेहतर कैरियर कंप्लीट करें जी। कैरियर कंप्लीट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचिए कि उसके पीछे जो लोग थे जिन्होंने आपको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाया, इस लायक बनाया कि आप अपना कैरियर बनाएं, उनकी कौन याद करेगा, और आप उनको भूल जाते हैं। इस आपाधापी में तमाम तरह के नुकसान होते हैं। सवाल ये था कि इस करियर को बनाने के लिए वो अपना वैवाहिक जीवन भी भूल जाते हैं। हाँ, वैवाहिक जीवन, वही मैंने कहा ना, इस भाग दौड़ में जब आप परिवार भूल गए तो फिर ये भी भूल जाते हैं कि साहब हमारी एज 25 साल है या 35 साल हो रही है, 45 साल पहुंच गए जी 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 जी। तो हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अपने कैरियर को बनाएं, लेकिन इसका भी ध्यान रखें कि जो वैवाहिक स्थिति होती है, जो विवाह की उम्र है, वो 30 साल से पहले है जी। 21-22 साल के और 30 साल के बीच में आपको हर हाल में कर लेना चाहिए।
वरना और भी कई कठिनाइयां आते हैं, जैसा कि डॉक्टर लोग परामर्श करते हैं। जी 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 जी, आप अपना करियर बनाएं, लेकिन इसके साथ साथ परिवार का, माता पिता का और अपनी वैवाहिक स्थिति का जरूर ध्यान रखें। आप जितनी देर से शादी करेंगे उतनी देर के बाद बच्चे अगर होंगे तो फिर जो आप ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे, तो जब आप अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं तो आपके बच्चे आपकी सेवा कैसे करेंगे? कहा, ये प्रकृति है सर। इसलिए समय के साथ चलिए जी, कैरियर बनाइए, लेकिन समय अनुसार विवाह भी करिए और अपना परिवार आगे बढ़ाइए। जी, यही बहुत अच्छी जानकारी दी बच्चन साहब आपने। हम आगे बढ़ते हैं कि इन्हीं विषयों पर एक और टॉपिक है जी। जैसे कि आजकल युवा कैरियर में जुड़ जाता है, उसकी जॉब लग जाती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, वो एकल रूप में रहना पसंद कर रहा है, चाहे वो वैवाहिक जीवन है या अवैवाहिक है। वो 5 डे जॉब करते हैं और लास्ट वीक में वो किसी भी अपने स्टेट से बाहर या कहीं भी वीकेंड पर मस्ती करने चले जाते हैं। वो मस्ती 2 दिन की रहती है, वहाँ वो बहुत सारे क्या कहेंगे शब्दों में कि मस्ती करने जाते हैं, मौज मस्ती करने जाते हैं, नशा लेकर 2 दिन रेस्ट करने जाते हैं, फिर आकर वो मंडे आकर फिर जॉब से जुड़ जाते हैं। लेकिन उस आपाधापी में वो अपने परिवार से, अपने सामूहिक परिवार से और समाज से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि बिना समाज के तो कुछ है ही नहीं। चाहे वो अपनी जन्मभूमि का परिवार हो या सामाजिक हो या जहाँ हम रह रहे हैं वो समाज हो, समाज के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी, लेकिन वो समाज से भी पीछे हो जाते हैं और जो उनको चाहिए या उनके अपनों को उनका प्यार स्नेह चाहिए या जुड़ाव चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इस विषय पर हमारे युवाओं को क्या कहें? ये दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा सवाल है जी। और आज की स्थिति यही है कि हम संयुक्त परिवार से खत्म होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं और एकल परिवार में यकीन रखने लगे। जी 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 जी। एकल परिवार जो होता है वो आकर्षित करता है। युवा अवस्था में कोई भी व्यक्ति हो तो वो सोचता है कि हम पति पत्नी रहें तो बहुत खुश रहेंगे जी। लेकिन जो हमारे पूर्वजों का इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा वैवाहिक इतिहास है, वो यही बताता है कि हम जब संयुक्त परिवार में होते हैं तो हमें बहुत सारी सपोर्ट मिलती है पीछे से जी। हमारा परिवार जो होता है हमारे बारे में चिंता करता है। हमें जरा से भी कुछ होगा तो सबसे पहले वो माता पिता आएंगे, उस चाचा चाची आएंगे, ताऊ ताई आएंगे या अन्य रिश्ते नातेदार भी आपकी हाल समाचार लेने के लिए बात करते हैं आप। जी, जी जी जी। लेकिन जब आप एकल हो जाते हैं तो फिर तो आप मनमानी करने के लिए सीधी सी बात यह है कि जब व्यक्ति निरंकुश हो जाता है तो कुछ भी आजाद है करने के लिए। उसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है इसका ज्ञान जिनको होता है वो भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं जी। और अज्ञानता में ऐसी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं जो उनको आगे चल करके कष्टदायक, कष्टप्रद जो भी कहिए वो उनके लिए हानिकारक होता है जी। तो मैं सिर्फ इस पे यही कहूँगा, आप सभी से विनम्र अनुरोध करूँगा कि अगर आप युवा हैं और अपने साथी के साथ, हमसफर के साथ या पत्नी के साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो कोशिश यही करिए कि अपने संयुक्त परिवार की तरफ लौटिए, क्योंकि जिस दिशा में आप जा रहे हैं अगर आप भटक गए तो वहाँ आपको नशे की लत लग सकती है या और किसी प्रकार की गंदी लत लग सकती है। उसका नतीजा क्या होगा कि आप बिखर जाएंगे। आप उस उम्र में हैं जिसमें आदमी दौड़ता तेजी से है लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं होता कि आगे कोई अवरोधक है कि नहीं है। अगर आपको अवरोधक मिल गया तो आप उलट जाएंगे, आपको दिक्कत आएगी, आप गिर जाएंगे, आप परेशान होंगे। उससे बचने के लिए सबसे बेहतर यही बात है कि संयुक्त परिवार की तरफ जुटें, लौटें और संस्कृति, हिंदू संस्कृति और इस भारतीय संस्कृति के साथ अपने आप को जोड़े रखें, नाते रिश्तों को लगाव बनाए रखें। आपको बहुत लाभ होगा और आप स्वयं सोचेंगे कि हम अभी तक जो एकल परिवार में रह रहे थे वो गलत रह रहे थे, उसी का नतीजा है कि हम इस दुखद स्थिति में आए। उससे उबरने के लिए मेरा यही आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप संयुक्त परिवार के साथ रहें, खुश रहें, हंसते रहें। वाह वाह, बहुत अच्छी बात बच्चन साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को और युवाओं को। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बताया कि संयुक्त परिवार में रहें, जो साथी संयुक्त परिवार में नहीं रहते या वो अरेंज मैरिज करते हैं या दूसरी शादी करते हैं, परिवार की सहमति से शादी करते हैं, तो वो शिक्षित वर्ग है। आज का युवा हमारा शिक्षित है और मेल फीमेल दोनों ही
वर्क में रहते हैं, जॉब में रहते हैं, महिला पत्नी भी और पति भी, और दोनों शिक्षित भी होते हैं। बावजूद इसके, शिक्षित होने के बावजूद भी वो एकल रहते हैं या सामूहिक रहते हैं, उसके बावजूद भी भारतीय न्यायालयों में संबंध विच्छेद यानी तलाक की गतिविधियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। इसका क्या कारण है? जब व्यक्ति मनमानी तरीके से काम करेगा जी, व्यक्ति के ऊपर, पहले हमने जैसा भी बताया कि जब आदमी निरंकुश होता है, जब किसी के ऊपर अंकुश नहीं रहेगा तो वो वही करेगा जो उसका मन कहेगा। जी, मन बुरी आदतों की तरफ ज्यादा तेजी से भागता है, अच्छी आदतों को कम लेता है, विचार उसके कम आते हैं। जी, तो कारण तो वही है कि जब आप अकेले होते हैं तो जो इच्छा आपकी होती है वो आप करते हैं, गलत और सही का विचार बहुत कम कर पाता है व्यक्ति। जी, जी, जो जी, करते हैं वो तो सफल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एकल परिवार में जो लोग रह रहे हैं वो एकदम खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको सफलता मिलती है। जी, और जिस उम्र में सफलता मिलती है तब तो वो खुद वृद्धावस्था में पहुंच चुके होते हैं, तब उनको ज्ञान आता है। तो उससे बचने के लिए तो जरूरी है कि पहले ही हम अपने ज्ञान को जगा लें और खुद को स्थिति से उबार लें। तो अब रही बात कि पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, दोनों ही अच्छी नौकरी है उनकी, अच्छी सैलरी मिल रही है, सब कुछ ठीक है। समस्या यही आती है कि जब पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे ढंग से हुई है, लेकिन उसमें ईगो आ जाता है। वो व्यक्ति ये सोचने लगता है, पति ये सोचने लगेगा कि साहब हम ज़्यादा बेहतर हैं, और पत्नी के भी दिमाग में कभी कभी आता है नहीं हमारा भी कुछ है अपना। तो कई बार स्वाभिमान टकराने लगता है। जी, उस स्थिति में आपको कोई समझाने वाला नहीं होता, क्योंकि आपका परिवार तो पीछे छूट गया है। जी, आपने किसी नाते रिश्तेदार को नहीं बताया, और जिसको बताएंगे, मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, आपसे ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी नाते रिश्तेदार से कुछ बताते भी हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो तुरंत यही अपने मन में पहला विचार यही आएगा कि पहले तो तुमने मुझसे कुछ कहा नहीं, अलग कैसे हो गए, परिवार छोड़ के चले क्यों गए, अब हम तुम्हारी सहायता क्यों करें, हम तुमसे बात क्यों करें। तो मेरे साथियों, युवाओं और युवतियों, जो भी पति पत्नी अलग रहते हैं या एक में रहते हैं या अलग होने के विचार में सोच रहे हैं, न्यायालय में आपका मुकदमा चल रहा है, तलाक लेना चाहते हैं या संबंध विच्छेद करना चाहते हैं, उन सभी से एक ही मेरा निवेदन है कि आप इस बात को ध्यान रखें कि जिस विचारधारा को लेकर के आप पति पत्नी अलग हो रहे हैं, क्या उसके बाद आपका भविष्य सुरक्षित है। इसी समाज ने, जिसने आपको एक साथ रहने का, उसको यही बोल सकते हैं हम कि एक सिंबल दिया, या यूँ कह सकते हैं कि आपको एक रजिस्टर्ड कर दिया, आपने कोर्ट मैरिज किया होगा तो रजिस्ट्रेशन ही होता है, या वैवाहिक प्रमाण पत्र जारी कर दिया, तो समाज ने आपको दिया, उसी समाज की बात आप माने और समाज के साथ रहें। आपका वैवाहिक जीवन जो है वो भी अच्छा रहेगा, और उस भागम भाग से, उस चकाचौंध से, जो पैसों की दौड़ लगा रखी, जीवन को एकदम मशीन बना रखा है, उससे भी आप दूर रहेंगे। बहुत अच्छे, बेहतर यही है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि आप समाज कल्याण फेडरेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, और इस संस्था के माध्यम से आप देश के सैकड़ों लोगों को सम्मानित कर चुके हैं। हम ये जानना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये संस्था सम्मानित सदस्यों के लिए उस प्रतिभा को कैसे चयन करती है और किन किन साथियों को आप सम्मानित कर चुके हैं। जी, समाज कल्याण फेडरेशन ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको, इसका जन्म 2021 में हुआ जी, और आप जैसे लोगों का सहयोग मिलता रहा और ये आगे बढ़ता जा रहा है, और इस पथ पे हम लगातार अग्रसर हैं अपने साथियों के साथ जी। आपका सवाल ये है कि इसको चलाते हुए तमाम प्रतिभाओं को हम कैसे चयनित करते हैं। जी 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 जी, आप ही का सवाल नहीं है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, जानना चाहते हैं, और जो आप में से, जब हम अभी 11 अगस्त 2024 को एक फिर सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर का होगा, तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग हमसे ये पूछ रहे हैं। हम सिर्फ इतना ही आपसे कहेंगे कि समाज कल्याण फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक सिलेक्शन कमेटी है जी, जिसमें 7 मेंबर हैं, उसमें वकील भी हैं,
और जो समाज कल्याण फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव हैं, महिला राष्ट्रीय महासचिव हैं, इस ढंग से मिला करके 7 मेंबर हैं। उन 7 मेंबरों के पास जब आपका आवेदन आता है, जो आप अपना वो भेजते हैं कि हाँ भाई ये हमारा फोटो है और ये हमारा प्रोफाइल है, तो उस प्रोफाइल पे पूरी आपकी छानबीन की जाती है, देखा जाता है कि आपने समाज के लिए क्या किया है। सपोज करिए आप मेधावी छात्र हैं, आपने 98% मार्क प्राप्त किया है और हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं जी। तो सबसे पहले सिलेक्शन कमेटी ये देखेगी कि 98% आपको मिला है, कैसे मिला है, आपका कोई प्रमाण है उसके लिए नहीं है, आपके माता पिता से बात की जाएगी। इसी ढंग से हम किसी डॉक्टर को अगर सम्मानित कर रहे हैं, राष्ट्र सेवा सम्मान प्रदान कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि उसने राष्ट्र सेवा के लायक कुछ किया है, समाज के लिए नहीं किया है। वाह। खाली डॉक्टर होना आवश्यक नहीं है जी। हमारी जांच पड़ताल यहाँ तक पहुँचती है कि आपको किन किन लोगों ने अभी तक इसके लिए अग्रसारित किया है जी। जैसे पिछले जो हमने 18 जनवरी को जो सम्मान, इसी वर्ष 18 जनवरी को हमने सम्मानित किया था, तो उसमें 2 लोग हमारे पास ऐसे आए थे, जो एक नोएडा के दरोगा जी हैं, उप निरीक्षक हैं, रिटायर हो गए हैं, यादराम यादव जी। तो यादव जी के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं था कि उन्होंने क्या समाज सेवा कर रखी है, लेकिन हमने वहाँ के एसएसपी से पूछा, उस समय प्रीतिंदर पाल सिंह थे जी, नोएडा के एसएसपी हुआ करते, तब ये कम स्नेप नहीं हुआ था। मैंने वहाँ के नोएडा के एसएसपी से जो आगरा में पोस्टेड थे उनसे बात की और उन्होंने तस्दीक किया कि हाँ साहब, ये यादव जी जो हैं इन्होंने वाकई ढंग के अच्छे कार्य किए हैं, जिससे इन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए। वाह। तो कई बार होता है, कई सांसद लोग हमें चिट्ठियां लिख के भेजते हैं। राजस्थान की जो हमने अभी पिछले दिनों एक सक्सेना मैडम है, उनको सम्मानित किया, तो सांसद ने वहां से लिख करके सिफारिश की। यद्यप हम सिफारिश पे कोई काम नहीं करते, हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वो बाकायदा, जो हमारे पास जैसे मान लीजिए 50 लोगों का आ गया आवेदन, उसको हम देखते हैं और उसमें छांटते हैं कि भाई ये सम्मान के योग्य हैं, इनको ये सम्मान दिया जा सकता है, इसके आधार पे चुनाव होता है और फिर हम आपको सम्मानित करते हैं। आप भी आइए, आपका भी सम्मान करेगी समाज कल्याण फेडरेशन ऑफ इंडिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम आगे बढ़ते, जैसा कि संस्था की बात चल रही है, संस्था से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि बहुत सारी संस्थाएं जैसे ट्रस्ट हैं या अन्य संस्थाएं हैं, वो बहुत खुलती हैं, खुलने के साथ समाज सेवा के काम करती हैं जी। समाज सेवा के काम करने के साथ साथ वो कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद वो दिखती नहीं है, ऐसा लगता है कि वो बंद हो गई हैं, कुछ बंद हो जाती हैं या कुछ लोग काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे सरकार का भी एक कारण है कि वो सहयोग नहीं करती, दूसरा समाज के लोग भी हैं जी। एक संस्था का जन्म होता है, वो संस्था समाज के कार्यों को करना चाहती, आपके सेवा में लगना चाहती। कई बार होता है कि उस संस्था को लोग नहीं मिलते, और अगर जो लोग मिलते हैं सबसे पहला सवाल करते हैं कि हमारा फायदा क्या होगा इससे जुड़ने में। तो सवाल ये है कि आप अपने फायदे को देख लीजिए, कोई तनख्वाह तो देती नहीं कोई। गैर सरकारी संगठन जितने भी होते हैं, एनजीओ जो होते हैं या ट्रस्ट होते हैं या सामाजिक संस्थाएं हैं, वो किसी भी प्रकार से किसी को सैलरी नहीं देती जी। ट्रस्ट में कुछ ऐसी विधा जरूर है कि जो 2-1 लोग सैलरी पाते हैं, लेकिन तब पाते हैं जब उनको सरकार से किसी प्रकार की ग्रांट मिलने लगती है या समाज के द्वारा इतना डोनेशन प्राप्त हो कि वो सामाजिक कार्य करें, साथ में स्टाफ को भी अपने कुछ न कुछ अंशदान करें जी। तो ये कारण है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि संस्था चलती नहीं है, उसका कारण यही है कि समाज के लोग जो होते, जिनको काम करना है, सपोज करिए आपको यहाँ पे एक वो लगवाना है, स्वास्थ्य कैंप शिविर लगाना है जी। अब स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए बैनर चाहिए, कुर्सी चाहिए, डॉक्टर चाहिए, अस्पताल के स्पेशलिस्ट जो भी हैं, नर्सें भी आएंगी, वहाँ 2-4 लोग ऐसे भी होंगे जो मरीजों को लाने के लिए काम करेंगे। तो वो जो वॉलेंटियर हैं जी, वो नहीं मिलते जी। और अगर मिलते भी हो तो सबसे पहले यही सवाल करेंगे कि हमारा क्या लाभ होगा सर। तो समाज सेवा का मतलब तो सीधी सी बात है कि हम सेवा करने आए, पैसे की बात नहीं की जा सकती जी, जी। तो जब आपके दिमाग में ये विचार आएगा कि आप सिर्फ सेवा करना चाहते हैं, तो आप उस संस्था से जुड़ेंगे। नहीं जुड़ेंगे या संस्था आपको नहीं जोड़ पा रही है, सरकार तो 3-4 साल के बाद कुछ करती है। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब उनको फाइल करते हैं, सरकार पास करती है,
तब कहीं कुछ पैसे उसे मिलने की उम्मीद होती है। इससे पहले तो सामाजिक अंशदान पे ही जितनी संस्थाएं हैं वो निर्भर रहती हैं। क्या बात है। तो उन लोगों को जब आप जोड़ नहीं पाते, जोड़ने का एक ही कारण है, फेल होने का एक ही कारण है, न जोड़ पाने का एक ही कारण है, और फेल होने का एक ही कारण है कि या तो संस्था समाज के लोगों को जोड़ नहीं पा रही है, या फिर समाज के लोग ही उस संस्था पे नहीं जुड़ पा रहे हैं और इसलिए संस्था बंद हो जानी पड़ती मजबूरी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बच्चन साहब, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप 3 दशक तक आपने बहुत अच्छा काम किया एज ए संपादक के रूप में भी। इस विषय में हम जानना चाहेंगे कि संपादक जो होता है एक बहुत अच्छा लेखक होता है जी, और लेखक जो होते हैं वो एक संपादक भी होते हैं जी। और लेखक की पहचान काफ़ी अच्छी हो जाती है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो या स्टोरी रूप में हो या किसी भी रूप में हो। लेकिन जो संपादक होता है उसकी कोई पहचान नहीं होती है, क्योंकि लोग जो है लेखक को जानते हैं, पत्रकार को जानते हैं, लेकिन संपादक को बहुत कम जानते हैं। संपादक को जो एक वर्ग है जो मीडिया से जुड़ा हुआ है वही जानते हैं। तो ऐसा क्यों होता है समाज में कि संपादक का कोई उसका परिचय कुछ नहीं होता, लेखक का परिचय अधिक होता है? गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, सवाल इससे जुड़ा है, ये कह सकते हैं आप। संपादक जो होता है वो विद्वान होता है जी, और वो लेखक भी होता है, पत्रकार भी होता है। जिस विधा से संबंधित वो संपादक है, अगर वो किसी साहित्यिक पत्रिका के हैं तो वो विद्वान होते होंगे, किसी समाचार पत्र के हैं तो सबसे बड़े पत्रकार होंगे, तभी वो संपादक बन पाते हैं। संपादक का और लेखक में, दोनों में ये फर्क होता है। सबसे पहले तो फर्क जानेंगे तभी हम ये बता पाएंगे आपको जी। लेखक का काम है लिख देना, या पत्रकार संवाददाता का काम जो होता है वो खबर को लिख करके भेज देना। उसके आगे का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उस पे संपादक का संपूर्ण अधिकार होता है जी। वो अपनी विद्वता से, अपने ज्ञान से, अपनी तमाम जानकारी से उस लेख को सजाता है, संवारता है, संपादित करता है जी, फिर आगे बढ़ाता है जी। तो जब तक संपादक खुद लेखक नहीं होगा तब तक वो किसी लेखक की पीड़ा को समझ ही नहीं सकता। वाह। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि संपादक जी जो भी होंगे उनको इस बात का अच्छी तरह भली भांति ज्ञान प्राप्त है, तभी वो इस पद के लायक बने, तभी उनको वहाँ नियुक्त किया गया है जी जी। तो आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे लेखक हैं, लिखते हैं और उनकी एक रचना दो रचना कहीं नहीं प्रकाशित हुई तो नाराज हो जाएंगे, साहब संपादक जी तो हमारी खबर ही नहीं छापते, या हमारा लेख नहीं छापते, हमारी स्टोरी नहीं छापते, कहानी नहीं छापते जी जी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि लेखक को अपना काम करना चाहिए, या अगर आप किसी समाचार पत्र के संवाददाता हैं तो आप अपनी खबर को लिखें और उसको भेज दें। आगे का काम संपादक पे छोड़ दें, क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र का है, आप उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। टीका टिप्पणी करने का मतलब ये होता है कि आप जबरदस्ती उस अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं और आप सिर्फ छपना चाहते हैं। क्या छपे इससे आपको कोई ताल्लुक नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो संपादक का अधिकार जो है वो विद्वता का है, पूरे संपादन करने का जो उनको ज्ञान है उसके बराबर में संवाददाता या लेखक नहीं बन सकता। वाह। तो संपादक का काम अच्छी तरह से संपादन करने की जरूरी है कि उनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाए, यही मैं कहूँगा। बहुत अच्छी जानकारी दी है। हम आगे बढ़ते हैं बच्चन साहब जी। जैसा कि आजकल हम सब देख रहे हैं, क्योंकि आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी खबरें और आपके डेस्क के द्वारा जाती हैं जी। जो आज का वर्तमान युवा है, जो शिक्षित युवा है, जो पेशेवर जो युवा है, चाहे वो जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी है, वो नशे के मकड़ जाल में फंसता जा रहा है और वो अपने जीवन को बड़ा संकोची बना रहा है। इस नशे में फंसते युवा का दोषी कौन है? ये समाज दोषी है या उनके अभिभावक दोषी है? दोषी हैं तो उसका समाधान क्या है? अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। और ख़ास करके युवाओं को लेकर के जब हम बात करते हैं तो वाकई ऐसा संदेश देना चाहिए जी जो उनके हक में हो जी। हम फिर एक बार सभी आपसे यही कहेंगे कि सबसे बड़ा कारण यही है कि हम एकल रहते हैं, जीवन जीते संयुक्त परिवार में नहीं रहते जी। एकल जीवन जो जीते हैं उसमें सिर्फ आप होते हैं, या अब आपकी शादी हो गई तो आपकी पत्नी है। विचार विमर्श करने के लिए आपके पास है कौन? 2-4 दोस्त या जिस दफ्तर में काम करते हैं वहाँ के सहयोगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे पास पैसा भी आ गया, अच्छी सैलरी है हमारी, हम काम भी बढ़िया कर रहे हैं, या नहीं भी सैलरी है तो ऐसे ही परेशान रहेंगे आर्थिक तौर पे,
और अच्छी सैलरी मिल रही तो सोचते हैं कि पैसा खर्च कहाँ करें, ये पैसे वहाँ लगाएं तो इससे क्या होगा। तो तमाम ऐसी बातें, उसमें फिर ये भी होता है कि भाई हम मौज मस्ती करें, आनंद उठाएं जिंदगी का, पैसा मिल रहा है आखिर तो किस लिए मिल रहा है। उस आनंद उठाने में ही कई बार हम गलत दिशा में चले जाते हैं। वाह। और उसका कारण ये होता है कि हम युवा अवस्था में ही नशे के चंगुल में फंस जाते हैं। छुड़ाने वाला कोई नहीं है, उस नशे के जाल से निकालने वाला आपको कोई नहीं है। दो चार साथी आपके हैं, वो भी आपको यही कहेंगे कोई बात नहीं, मस्त रहो, आनंद लो, ये तो जीवन है। तो ये कहने वाला कोई नहीं होगा कि नहीं ये कल को आपको परेशान कर सकता है, आपको दिमाग में तकलीफ आ सकती है, शारीरिक तौर पे आप और परेशान हो सकते हैं। तो पत्नी अगर टोकेगी भी तो आप पत्नी को मारना पीटना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप नशे की चंगुल में, नशे की जकड़ में आप फंस गए हैं, आपको उबारने वाला कोई नहीं है। तो इसके लिए आप दोषी समाज को भी मान सकते हैं, सरकार को भी मान सकते हैं, और उससे भी बड़ा है कि खुद को आप मानिए। क्या बात है। क्योंकि आप जब माता पिता की अवहेलना करके अकेले रहने आए तो आपको इतने मजबूत बनना है कि हम किसी दूसरी दिशा में भ्रमित होकर के चंगुल में न फंस जाए नशे के। नशे के चंगुल में फंसने का मतलब है कि आपने पूरे खानदान का नाम डुबो दिया, खुद तो आप एक दिन खत्म होंगे ही होंगे, परिवार भी आपके पीछे कितना परेशान होगा ये आप स्वयं सोच सकते हैं। तो बेहतर यही है कि हम उससे उबरने के लिए जो हमारे समाज के लोग, अब यहाँ जिम्मेदारी की बात मैं बताऊंगा कि जो समाज के लोग हैं, खास करके जो ये जो एनजीओ होते हैं, गैर सरकारी संगठन जो होते हैं, उन लोगों का फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को जागरूक करें, और सरकार को, जो सोई हुई सरकार है, उसको भी जगाएं कि देखिए जो युवा पीढ़ी है किस तरह से नशे के चंगुल में फंसती जा रही है, इस गर्त से उनको बाहर निकालना है। तो ये दोनों काम जो है समाज का भी है और सरकार का भी है। समाज के लोगों को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा किधर जा रहा है, आपसे अलग हो गया है, इसके बावजूद आप उस पर नजर रखें, है तो आपका ही खून, है तो आपका ही बच्चा, बिल्कुल, तो आप उनकी गतिविधियों पे नजर जरूर रखें, तभी आपका सामाजिक दायित्व भी पूरा होगा और ये माना जाएगा कि समाज अपनी जगह पे पूरी तरह से मुस्तैद है। क्या हुआ? और समाज ने अगर इसकी परवाह नहीं की कि बच्चा कहाँ जा रहा है, फला युवक कैसे जाल में फंस गया और वो मरने की स्थिति में आ गया या और किसी परेशानी में पड़ गया है, तो फिर काहे का समाज? अगर समाज के लिए वो युवक काम करने को तैयार है तो समाज का भी फर्ज बनता है कि उस बच्चे को, उस युवक के बारे में जागरूक करे, उसको किसी अच्छे अस्पताल में ले जाए, नशा मुक्ति केंद्र पहुंचाए और उसको ठीक करने की कोशिश करे। समाज का ये काम करता ही नहीं है कि उसकी तरफ से आंख मूंद ले। ठीक यही काम सरकार का है। अगर सरकार को ये बताया जा रहा है कि फला जिले में, फला ब्लॉक में, फला तहसील में इस ढंग से ज़्यादातर लोग नशे के चंगुल में फंस रहे हैं, तो वहाँ पूरी तरह से उस पे एक कैंपेन की जाए, वहाँ शिविर लगाए जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और उनका लाभ हानि दोनों बता करके उन्हें स्वस्थ किया जाए, तब जाकर के इस दिशा में अच्छा काम होगा और हम युवाओं को एक अच्छा संदेश दे पाएंगे, उन्हें अच्छे मार्ग पे ले जाने के लिए। बहुत अच्छे बच्चन साहब, बहुत बढ़िया। चलते चलते एक अंतिम प्रश्न और करेंगे कि आप अपने मुख से ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के माध्यम से देश के युवाओं को और अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ट्रू मीडिया में मैं आज इस स्टूडियो में आकर के सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया मेरे लिए। जी, देश के युवाओं को खास करके मैं यही कहूँगा कि आप सन्मार्ग पे चलें और माता पिता ने जो संस्कार दिया है उस पे काम करें। अपने साथियों को भी बताएं कि अगर हम परिवार में, संयुक्त परिवार में रहेंगे तो एक अच्छा युवक नागरिक बनेंगे, देश के नागरिक बनेंगे। दूसरी बात, हम अभिभावकों से ये कहेंगे कि जब युवक, जब आपका बेटा बड़ा हो जाए और शादी हो जाए उनकी, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनके फैसले के बारे में ज़्यादा दखलंदाजी न करें और माता पिता को हक जताते हुए भी इस बात का ध्यान रखें कि हम बेटे को उसके निर्णय पे गर्व करेंगे तो हमारा बेटा भी आगे बढ़ेगा। बस इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का। जितेंद्र बच्चन साहब, आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।